हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विनोद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं जागृति ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा ब्लड। अभी तक हमने देख लिया था प्रतिरक्षा के बारे में, इम्यूनिटी के बारे में और इम्यूनिटी के प्रकार, और फिर देखा था हमने एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में, यानी प्रतिजन तथा प्रतिरक्षी के बारे में हमने देख लिया था। स्टार्ट करते हैं। आज ब्लड। ब्लड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना ब्लड, जिसको क्या बोलेंगे हम, दूसरा नाम क्या हो गया इसका, रक्त, या फिर क्या बोलेंगे इसको, रुधिर बोलेंगे। कुछ भी बोल सकते हैं हम, रक्त, रुधिर, खून, कुछ भी बोल सकते हैं। बात करेंगे सबसे पहले रक्त और रुधिर का अध्ययन करना क्या कहलाता है। रुधिर का, ब्लड का अध्ययन करना क्या कहलाता है। तो रक्त का अध्ययन करना, सारी चीजों को डिस्कस करेंगे हम। सबसे पहले रक्त का अध्ययन करना। रक्त का अध्ययन करना कहलाता है हीमेटोलॉजी। क्या कहलाएगा? हीमेटोलॉजी कहलाएगा। ध्यान देना, रक्त का अध्ययन करना क्या कहलाता है? हीमेटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाएगा भाई? हीमेटोलॉजी कहलाता है। और मैं बात करूं, अगर रक्त के कलर की बात करूं, मैं खून के रंग की बात करूं, तो जो खून का रंग होगा सबको पता होगा। अरे खून का कलर कैसा होता है? लाल रंग का होता है। खून का कलर कैसा होगा? लाल रंग का कलर होगा। और ध्यान देना, बात करूं मैं अगर इसके पीएच की बात करूं सॉरी, पीएच कहने का मतलब क्या हो गया? अरे वो अम्लीय है या क्षारीय है। अम्लीय है या क्षारीय है, उसको नापने के लिए जो काम में लिया जाता है पैरामीटर, उसको क्या बोलेंगे हम? पीएच बोलते हैं। और जो रक्त की पीएच होगी, मेरे खून की पीएच होगी, वो कितनी ही होगी? 7.4। कितनी होगी? 7.4 पीएच होगी। अगर मैं बात करूं कि सर जो रक्त है वो बनता कहाँ पर है, यानी रक्त का निर्माण कहाँ पर होगा, ये बता दो हमें। तो रक्त का निर्माण होगा कहाँ पर होगा? लाल अस्थि मज्जा में। यानी कहाँ पर होगा? अस्थि मज्जा में होगा। कहाँ पर होगा भाई? अस्थि मज्जा में होगा। अस्थि मज्जा कहने का मतलब, सर ये अस्थि मज्जा कहाँ पर पाया जाता है? तो अस्थि मज्जा होता है बोन के अंदर। कहाँ पर होगा? अपने बोन के अंदर, हड्डियों के अंदर पाया जाएगा। कौन? अस्थि मज्जा, यानी क्या हो गया? बोन मैरो। बातें समझ में आ चुकी होगी आपको। हाँ, अब बात करेंगे कि जो रक्त है सर, रक्त की मात्रा कितनी होगी, रक्त का आयतन कितना होता है हमारे अंदर। तो रक्त का आयतन होता है भाई साहब, यहाँ पर मेल के अंदर, फीमेल के अंदर अलग अलग होता है, लेकिन अगर माने तो कितना होगा वो? 4 से 6 लीटर हो सकता है। कितना हो सकता है? 4 से 6 लीटर हो सकता है। डिपेंड करेगा उसकी शारीरिक की संरचना के आधार पर। अगर फीमेल है तो उसके अंदर थोड़ा सा रक्त कम हो सकता है, लेकिन मेल के अंदर ब्लड थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। बात आती है कि फीमेल के अंदर सर कम क्यों होगा? तो फीमेल के अंदर साइकिल चलता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसकी वजह से कुछ मात्रा के अंदर वो ब्लड लॉस होता रहता है, जिसकी वजह से क्या होगा? ब्लड थोड़ा सा कम पाया जाता है। बातें समझ में आ रही होगी आपको। तो बात की सबसे पहले रक्त की बात की। जो रक्त होगा, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हीमेटोलॉजी कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई? हीमेटोलॉजी कहलाएगा। और जो रक्त का निर्माण होगा, वो निर्माण कहां पर होगा भाई? निर्माण होगा कहां पर? अस्थि मज्जा के अंदर होगा। रक्त की पीएच कितनी होगी? 7.4। ये सारी चीजें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। हाँ, और रक्त का निर्माण कहां पर होता है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। रक्त का निर्माण कहां पर हो गया? अपना अस्थि मज्जा में। कहां पर हो गया? अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा कहने का मतलब क्या हो गया? बोन मैरो के अंदर क्या हो गया? रक्त का निर्माण हो गया। हाँ, रक्त का आयतन कितना हो गया? 4 to 6 लीटर। किसी के अंदर ये 5 लीटर हो सकता है, किसी के अंदर ये 6 लीटर हो सकता है, किसी के अंदर 4 लीटर भी हो सकता है। बातें समझ में आ रही है क्या? अब बात करेंगे, हमने क्या लिया? रक्त लिया। रक्त लिया, एक थोड़ा सा रक्त लिया, और रक्त को हम खोल के देखते हैं रक्त के अंदर होता क्या क्या है। रक्त के कॉम्पोजिशन की बात करेंगे, रक्त के संगठन की बात करेंगे। ठीक है, तो बात करेंगे हम कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड। रक्त के संगठन की बात करेंगे, कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड। कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड, रक्त के संगठन की बात करेंगे। तो रक्त को हमने देखा, तो रक्त के अंदर भाई साहब 2 चीजें पाई जाती हैं। रक्त के अंदर 2 चीजें पाई जाती हैं। एक तो पाया जाता है इसके अंदर पानी पानी। क्या पाया जाएगा? सभी सुनेंगे ध्यान से। अरे क्या पाया जाएगा उसके अंदर? पानी पानी। और पानी पानी कहलाता है प्लाज्मा। क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाएगा। जो पानी पानी होगा वो कहलाता है प्लाज्मा कहलाता है। क्या कहलाएगा भाई? प्लाज्मा कहलाएगा। प्लाज्मा कहलाएगा। और जो ठोस भाग होगा इसके अंदर,
जो ठोस भाग होगा वो कहलाता है कोशिका। क्या कहलाएगा भाई? कोशिका कहलाएगा। कोशिका मतलब क्या हो गया? सेल होगी। बात समझ में आ रही है क्या? हाँ, अब बात आती है कि सर ये जो पानी पानी होगा वो कितना होता है? तो पानी पानी होगा कितना? 55% क्या होगा उसके अंदर? पानी पानी होगा। और ध्यान देना 45% क्या होगा उसके अंदर? सेल सेल होगी। 45 क्या होती है इसके अंदर? कोशिका कोशिका होती है। पूरा ब्लड लिया, पूरे ब्लड में पानी पानी को छाना, तो पानी पानी कितना? 40 पानी पानी कितना हो गया भाई? 55% हो गया, यानी कितना हो गया? 55%। और इसके अंदर जो कोशिका कोशिका होगी, जो ठोस ठोस भाग होगा वो कितना हो गया यहाँ पर? 45% होगी। बातें समझ में आ रही है क्या? अब बात करते हैं जो प्लाज्मा होगी सर, जो प्लाज्मा होगी, प्लाज्मा के अंदर क्या क्या होगा? तो हमने क्या क्या सुनना सभी, हमने ब्लड को छान लिया, छानने के बाद में उसकी कोशिकाएं कोशिकाएं अलग कर दी, हाँ, और उसका जो पानी पानी था उसको हमने अलग कर दिया। पानी को क्या बोलते हैं? हाँ बहुत बढ़िया, क्या बोलेंगे सभी? याद करेंगे, प्लाज्मा। अरे पानी को क्या बोलेंगे? हम प्लाज्मा बोलते हैं। और जो इसकी जो ठोस भाग है उसको क्या बोलते हैं? हम कोशिकाएं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसको कोशिकाएं बोलते हैं। अब बात करेंगे इस प्लाज्मा के अंदर सर क्या होगा? तो प्लाज्मा के अंदर वापिस दो भाग होंगे। एक तो होगा कौन सा वाला? घुला हुआ पदार्थ होगा कार्बनिक, और दूसरा कौन सा होगा? अकार्बनिक। अब बात आती है कि कार्बनिक और अकार्बनिक। अब देखो इसमें वापस सुनना, उसमें भी हमने देखा कि केवल और केवल उसमें क्या प्रेजेंट था? पानी प्रेजेंट था। अगर मैं बात करूं प्लाज्मा के अंदर, तो प्लाज्मा के अंदर मैक्सिमम क्या प्रेजेंट था? यहां पर पानी। क्या प्रेजेंट था? यहां पर पानी प्रेजेंट था। और पानी कितना? 92%। 92% तो क्या था इसके अंदर? पानी पानी था। प्लाज्मा यानी पानी। 92% तो केवल और केवल पानी। 8% इसके अंदर कुछ दूसरी चीजें थी। 8% इसके अंदर क्या थी? कुछ अन्य पदार्थ थे, वो भी घुले हुए। अब बात आती है सर अन्य पदार्थ कौन कौन से? तो अन्य पदार्थ भाई साहब दो प्रकार का। कौन कौन सा वाला हो गया? एक तो हो गया कौन सा? कार्बनिक हो गया, और दूसरा वाला कौन सा हो गया? अकार्बनिक। कौन सा हो गया? कार्बनिक। एंड दूसरा वाला कौन सा हो गया? अकार्बनिक। यानी इसको बोलेंगे हम ऑर्गेनिक, इसको क्या बोलेंगे हम? इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कार्बनिक कहने का मतलब जिसके अंदर कार्बन का अंश पाया जाता है, जिसके अंदर कार्बन का अंश पाया जाता है, और जिसके अंदर कार्बन का अंश नहीं पाया जाता उसको क्या बोलेंगे हम? अकार्बनिक पदार्थ बोलते हैं। बातें समझ में आ रही क्या? हाँ, अब अकार्बनिक कौन कौन से हो सकते हैं? तो अकार्बनिक कौन से होंगे? आयंस होंगे। कौन होंगे भाई? आयंस होंगे। जैसे कि आपने सुना होगा सोडियम आयंस हो गया। अरे खून के अंदर, हमारे शरीर के अंदर सोडियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। कहाँ से आया सोडियम? अरे हम नमक खाते हैं ना, नमक का सूत्र क्या होता है? NaCl होगा। सोडियम क्लोराइड हो गया, तो सोडियम टूट गया वहाँ पर, सोडियम क्लोराइड Na के अंदर टूट गया, सोडियम हो गया। तो दूसरा कौन सा होगा? क्लोराइड होगा, SCO3 ये होता है। और क्या होगा इसके अंदर? सर पोटेशियम भरपूर मात्रा के अंदर पाया जाता है। दुनिया भर के इस टाइप के आयंस पाए जाते हैं। बातें समझ में आ रही है क्या? हमने देखा था चैप्टर नंबर 1 के अंदर, शरीर के अंदर आयंस पाए जाते हैं, खनिज लवण पाए जाते हैं, और खनिज लवणों की कमी भी नहीं होनी चाहिए। ये सारी बातें हमने देखी थी। बात आती है कि कार्बनिक के अंदर क्या होगा? तो आपको थोड़ा सा याद आ रहा होगा, अरे दिमाग की नसों पे सभी जोर डालो कि हमने जो खाना खाया था, जब खाना खाया था तब हमने वहाँ पर देखा था, खाना खाया था तब वहाँ पर हमने देखा था कि इसके अंदर जो खाना टूट गया था ग्लूकोज के अंदर, अमीनो एसिड के अंदर और फैटी एसिड के अंदर, वो भी तो सारा कहाँ गया था? खून के अंदर तो गया था फाइनली, छोटी आंत के अंदर। अरे याद करो सभी, कहाँ पर गया था? खून के अंदर गया था। ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या हो सकता है सर? यहाँ पर ग्लूकोज हो सकता है, यहाँ पर ग्लूकोज हो सकता है, अमीनो अम्ल हो सकते हैं, अमीनो अम्ल भी हो सकते हैं। सर क्यों नहीं हो सकते हैं इसके अंदर? हार्मोन क्यों नहीं हो सकते हैं? सर इसके अंदर CO2 भी हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है। सर इसके अंदर प्लाज्मा के कुछ प्रोटीन भी हो सकते हैं क्या? अरे भाई बिल्कुल हो सकते हैं। ध्यान देना, प्लाज्मा प्रोटीन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। शरीर के अंदर, खून के अंदर, खून के अंदर, प्लाज्मा के अंदर, प्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं प्लाज्मा प्रोटीन। क्या पाए जाते हैं भाई साहब? प्लाज्मा प्रोटीन पाए जाते हैं। ये जो प्लाज्मा प्रोटीन होंगे वो प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं वापिस 3 प्रकार का। खैर इतनी दिमाग मत लगाओ, बस इतना समझो खून कितने प्रकार, खून की कॉम्पोजिशन कितना? 2। कौन कौन सा हो गया? एक तो हो गया पानी पानी, दैट इज नॉन एज प्लाज्मा। दूसरा क्या हो गया? कोशिकाएं। अरे सभी समझो ध्यान से, पानी पानी को क्या बोलेंगे? प्लाज्मा बोलेंगे। कोशिका कोशिका को क्या बोलेंगे हम? सेल या फिर कोशिका बोलेंगे। ये कितना होगा सर? 45 होगा, 45% होगा। और पानी पानी कितना होगा अपना? 55% होगा।
इस पानी पानी के अंदर सर क्या होता है, पानी को छाना तो उसके अंदर क्या होगा, प्लाज्मा के अंदर मैक्सिमम तो क्या होगा, पानी होगा, कुछ मात्रा के अंदर ये सारे उसके अंदर डिजोल्व होंगे, घुले हुए होंगे। कैसे होंगे भाई, घुले हुए होंगे। अब घुले हुए कौन कौन से, तो हो सकता है अपना कार्बनिक हो सकता है, अकार्बनिक हो सकता है, यानी ऑर्गेनिक मैटर हो सकता है यहाँ पर, और कौन हो सकता है, इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कहने का मतलब सर जिसके अंदर कार्बन के अंश होता है, और जिसके अंदर कार्बन का अंश नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे, अकार्बनिक बोलेंगे, इनऑर्गेनिक बोलेंगे। ठीक है ना, तो ये हो गया। हाँ, बात करता हूं मैं कार्बनिक की, बात करता हूं तो कार्बनिक के अंदर क्या हो गया सर, यूरिया, हार्मोन, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड, ये सारे किस में आएंगे, अपने कार्बनिक के अंदर आएंगे। किस में आएंगे भाई, कार्बनिक के अंदर आएंगे। बातें समझ में आ रही है क्या? हाँ, बात करूं मैं प्लाज्मा प्रोटीन की, बात करूं, थोड़ा सा टॉपिक हटके हैं लेकिन ध्यान देना, प्लाज्मा प्रोटीन की बात करूं उससे पहले मैं बताता हूं आपको, कोशिकाओं की बात करता है। कोशिकाएं कितनी होती है भाई, इसके अंदर 3, अरे बचपन में पढ़ा होगा आप सभी ने। कोशिकाएं कितनी होती है भाई, 3 प्रकार की कोशिका होती हैं। कौन कौन सी कोशिका होती है, तो कोशिका होती है कितने प्रकार की, 3 प्रकार की कोशिका होती है। कौन कौन सी, एक तो होगी कौन सी वाली अपनी, WBC। कौन कौन सी कोशिका पाई जाती हैं, RBC, WBC, प्लेटलेट्स। कौन कौन सी, RBC, WBC, और कौन सी पाई जाती हैं, प्लेटलेट्स, या फिर इसको क्या बोला जाता है, बिंबाणु। क्या बोला जाएगा भाई, बिंबाणु बोला जाएगा। बात समझ में आ रही क्या? कौन कौन सी, RBC, अरे लाल रक्त कणिकाएं, यानी रेड ब्लड सेल्स बोलेंगे। और क्या बोलेंगे इसको, WBC। WBC कहने का मतलब क्या हो गया, व्हाइट ब्लड सेल्स। और क्या हो गया, बिंबाणु। बिंबाणु कहने का मतलब क्या हो गया, प्लेटलेट्स हो गया। बातें समझ में आ रही है क्या? तो कोशिका कितने प्रकार की होगी, 3 प्रकार की, RBC, WBC, और क्या होगी, प्लेटलेट्स होगी, यानी क्या होगी, बिंबाणु होगी। इतनी बातें आप सभी को समझ में आ चुकी होगी। स्टार्ट करते हैं, हम सभी को डिटेल के अंदर देखने वाले, चिंता कोई नहीं करेगा, है ना, चिंता की आवश्यकता नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सर ये जो प्लाज्मा के अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको क्या बोला जाता है, प्लाज्मा प्रोटीन बोला जाएगा। क्या बोला जाता है इसको, प्लाज्मा प्रोटीन बोला जाएगा। ये प्लाज्मा प्रोटीन, ये प्लाज्मा प्रोटीन कितने प्रकार के होंगे, तो ध्यान देना, प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं 3 प्रकार के। एक होता है एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन, दूसरा होता है ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूलिन, एल्ब्यूमिन, दूसरा कौन सा हो गया, ग्लोब्यूलिन, और एक होता है फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन। कौन सा हो गया, फाइब्रिनोजन हो गया। बातें समझ में आ रही है क्या? क्या हो गया, फाइब्रिनोजन हो गया। ठीक है ना। अब एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन क्या करेगा, एल्ब्यूमिन क्या करेगा, ये करेगा रक्त के प्रेशर को मेंटेन करता है। रक्त के प्रेशर को मेंटेन कैसे सर, ये समझाइए। जो हमारा खून होगा वो नलियों के अंदर दौड़ता रहता है, ये क्या करेगा, नलियों के अंदर दौड़ने के लिए जो प्रेशर होगा वो मेंटेन करता रहेगा। रक्त वाहिनियों के दीवार के ऊपर जो भार लगेगा, जो प्रेशर लगेगा, उसको BCOP, ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर को ये नियंत्रित करता रहता है। और ग्लोब्यूलिन ये क्या करता है, ये प्रतिरक्षा बनाने का काम करता है। और फाइब्रिनोजन ये किस में हेल्प करेगा, तो ये हेल्प करता है रक्त के थक्के जमाने में, रक्त का थक्का जमाने में, रक्त का थक्का जमाने में। बात समझ में आ रही है क्या, जमाने में ये हेल्प करता है। अब क्या हुआ, पूरा खून था, पूरा रक्त था, उस रक्त में से अगर मैं पानी पानी को निकाल दूं, बात समझना, रक्त में से केवल और केवल किसको निकाला मैंने, पानी पानी, पानी पानी यानी क्या हुआ, प्लाज्मा। पूरे ब्लड में से प्लाज्मा को मैं निकालता हूं, पूरे ब्लड में से अगर मैं कोशिका को निकाल देता हूं, यानी किसको निकाला मैंने, वापिस सुना सॉरी, यानी पूरे रक्त में से, पूरे खून में से, पूरे खून में से किसको निकाला हमने, हाँ पूरा हो गया हमारे पास में रक्त हो गया। अबे क्या हो गया, हाँ पूरा रक्त हो गया, उसमें से किसको निकाल दिया हमने, सेल को निकाल दिया। अरे भाई पूरा ब्लड है, उसमें से हमने क्या कर दिया, सेल को छान दिया, यानी जो कोशिका थी उस कोशिका को मतलब हमने फिल्टर कर दिया। तो पीछे क्या रहेगा, पीछे रहेगा प्लाज्मा। क्या रहेगा भाई, प्लाज्मा रहेगा। अरे बात समझ में आ रही है क्या, कोशिका को छाना तो पीछे जो पानी रहेगा उस पानी को क्या बोलते हैं हम, प्लाज्मा। क्या बोलते हैं इसको हम, प्लाज्मा बोलते हैं। बात समझ में आ रही है क्या, हाँ। अब हमने क्या किया, इस प्लाज्मा से, ध्यान देना, इस जो प्लाज्मा था, अगर मैं प्लाज्मा में से मैं प्लाज्मा प्रोटीन को अगर निकाल देता हूं, प्लाज्मा से, ध्यान देना, प्लाज्मा से मैंने किसको निकाला, प्लाज्मा प्रोटीन को, तो पीछे जो ब्लड रहेगा उसको बोला जाता है सीरम। क्या बोला जाएगा, उसको सीरम बोला जाएगा।
प्लाज्मा माइनस प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन। अब जो रक्त रहेगा वो क्या कहलाता है? सीरम। क्या कहलाता है? वो सीरम कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर जितने स्टार जितने लगाने हैं, हीरे मोती जो भी है लगा दो। हाँ, ब्लड में से सुनो वापिस, ब्लड में से, रक्त में से मैंने क्या निकाला है? ध्यान देना, रक्त में से मैंने क्या निकाला है? केवल और केवल सेल निकाली है, केवल और केवल सेल निकाली है। क्या कहलाएगा वो? हाँ, सेल निकालूंगा तो क्या कहलाएगा वो? प्लाज्मा। पीछे जो रहेगा वो क्या रहेगा? प्लाज्मा रहेगा। ध्यान देना सभी। हाँ, और हमने क्या निकाल दिया? जो हमारा प्लाज्मा था, उस प्लाज्मा से मैंने क्या निकाल दिया? प्लाज्मा प्रोटीन निकाल दिया। प्लाज्मा से क्या निकाल दिया मैंने? प्लाज्मा प्रोटीन निकाल दिया। अब जो पीछे रहेगा वो क्या रहेगा? वो क्या कहलाएगा? वो कहलाता है भाई सीरम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वो सीरम कहलाता है। बात समझ में आ चुकी होगी आप सभी को? ठीक है, ओके। अब बात करते हैं हम किसकी? सेल की बात करते हैं। सेल कहने का मतलब कोशिकाओं की बात करते हैं। सेल, कोशिकाएं। हाँ, ये बताओ कोशिका कितनी होगी? सर कोशिका होगी कितनी? 45% होगी। कोशिकाएं होती कितने प्रकार की? 3 प्रकार की, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। कौन कौन सी होगी भाई? आरबीसी। आरबीसी कहने का मतलब लाल रक्त कणिका। कौन सी होगी? आरबीसी, लाल रक्त कणिका। और कौन सी होगी? डब्ल्यूबीसी होगी। और कौन सी होगी सर? प्लेटलेट। प्लेटलेट कहने का मतलब क्या हो गया? बिंबाणु। क्या हो गया? बिंबाणु हो गया। बातें समझ में आ चुकी होगी आप सभी को। अब बात करेंगे सर इसके काउंट की मात्रा, उसकी काउंट कितना होगा, इसकी संख्या कितनी होगी ये बता दो। इसकी जो संख्या होगी वो कितनी होगी ये बता दो। तो ध्यान देना, जो डब्ल्यूबीसी, जो आरबीसी पाई जाती है, सुनो सभी, जो आरबीसी पाई जाती है वो पाई जाती है 5 से 5.5 मिलियन। कितनी पाई जाती है? 5 to 5.5 मिलियन। यानी कितना हो गया? 50 से 55 लाख। मिलियन कहने का मतलब क्या हो गया? 10 लाख। मिलियन कहने का मतलब क्या होता है भाई? 10 लाख। यानी कितनी पाई जाती है? 5 से 5.5, 5 to 5.5 मिलियन। यानी क्या हो गया? 50 से 55 लाख। और बात समझ में आ रही है क्या? हाँ, और ये कितनी पाई जाती है? 6000 से 8000। कितनी पाई जाती है? 6000 से 8000। इसके नंबर कितने पाए जाते हैं? 6000 से 8000। अरे भाई इसको रटने की जरूरत नहीं, इसको एनालिसिस करो, फील करो। कि हम जाते हैं हॉस्पिटल के अंदर जांच करवाने के लिए जाते हैं, तो डॉक्टर जो डब्ल्यूबीसी के जो काउंट देखता है, अगर डब्ल्यूबीसी के जो काउंट है वो 8 से ज़्यादा है, यानी अगर 10-12 जा रहे तो उसको क्या हो रखा है? इन्फेक्शन हो रखा है, शरीर के अंदर कोई ना कोई इन्फेक्शन हो रखा है, कोई ना कोई प्रकार की बीमारी हो रखी है। हाँ, अगर डब्ल्यूबीसी के काउंट, आरबीसी के काउंट की बात करते हैं तो उसमें आपने सुना होगा कि आरबीसी के जो काउंट है वो बढ़ जाते हैं, घट जाते हैं, ऐसा सुना होगा। तो आरबीसी के काउंट कितने होने चाहिए आप सभी को याद होना चाहिए। ठीक है ना, आप फ्यूचर के अंदर डॉक्टर बनोगे, ठीक है ना, कोई इंजीनियर बनेगा, तो आपको डब्ल्यूबीसी के, आरबीसी के ये काउंट आप सभी को पता होना चाहिए, है ना। तो 5 से कितना हो गया? 5.5 मिलियन हो गया। 50 से कितना हो गया? 55 लाख हो गया। ठीक है ना, और जो बिंबाणु हो गया वो कितना हो गया? 1 से कितना हो गया? 1.5 से कितना हो गया? ये 3 लाख के समथिंग हो गया। 1.5 लाख से कितना हो गया? 3 लाख हो गया। और आपने सुना होगा किसी को डेंगू हो जाता है तो उसके अंदर जो प्लेटलेट के जो काउंट है वो गिर जाते हैं, गिरने के बाद में आ जाते हैं वो 5000 10,000 पे आ जाते हैं, तभी भयंकर वाली प्रॉब्लम होती है। तो प्लेटलेट्स, बिंबाणु कितने होने चाहिए? 1.5 लाख से कितने होने चाहिए? 3.5 लाख होने चाहिए। बात में आ रही क्या? सभी सेल को हम एक एक करके सभी को डिटेल के अंदर डिस्कस करते हैं, लेकिन सेल कितने प्रकार की? 3 प्रकार के, और सबके काउंट आप सभी को याद होने चाहिए। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, कौन सी वाली सेल होगी? आरबीसी। सभी सुनेंगे, आरबीसी। आरबीसी, आरबीसी को क्या बोलेंगे? रेड ब्लड सेल। और शुद्ध हिंदी वाले क्या बोलेंगे इसको? लाल रक्त कणिकाएं। क्या बोलेंगे इसको? लाल रक्त कणिकाएं। लाल रक्त कणिकाएं। क्या बोलेंगे भाई इसको? लाल रक्त कणिकाएं, यानी रेड ब्लड सेल बोला जाएगा। बात तो समझ में आ रही है क्या आपको? हाँ, सबसे पहले बात करते हैं आरबीसी जो होगी, आरबीसी का काउंट कितना हो गया सबको पता है, अभी अभी बता है सर, ये होती है 5 से 5.5 मिलियन। और अगर बोल दिया जाए इसको टोटल खोल के तो कितना हो गया? 50 से 55 लाख। कितना हो गया? 50 से 55 लाख।
अब बात करेंगे सर आरबीसी के बारे में, सारी बकवास बता दो तो सभी सुनेंगे, सभी ध्यान देंगे कि जो आरबीसी होगी, ऐसे समझो आरबीसी क्या है, एक बस है। आरबीसी क्या है, एक लोहे की बस है, ध्यान देना। आरबीसी क्या होगी, एक सर लोहे की बस है। वो ऐसी दिखती है बिल्कुल ही चप्पल के आकार की, आपको दिख रहा होगा ये आकार, ठीक है ना, कोई चप्पल का आकार का बिल्कुल नहीं लिखेगा। इसका जो आकार होगा वो कैसा होगा सर, द्विअवतलीय। कैसा होगा, इसका आकार कैसा होगा, द्विअवतलीय। द्विअवतलीय कहने का मतलब क्या हो गया, बाई कॉनकेव। कैसा हो गया, बाई कॉनकेव। ये अवतल, ये अवतल, दोनों दोनों अवतल क्या कहलाएगा, द्विअवतल। क्या कहलाएगा भाई, द्विअवतल कहलाएगा, यानी बाई कॉनकेवल। इसका आकार कैसा हो गया, द्विअवतल, यानी कैसा हो गया, बाई कॉनकेवल। आरबीसी और आरबीसी का आकार कैसा, ऐसे समझो आरबीसी एक बस होगी जिसका आकार कैसा होता है, द्विअवतलीय इसका आकार होगा। कैसा होगा, इसका द्विअवतलीय आकार होगा। और इसकी अगर मैं बात करूं, लंबाई चौड़ाई की बात करूं, इसकी अगर मैं साइज की बात करूं तो इसकी साइज होगी 7.5 माइक्रोन। कितना होगा, 7.5 माइक्रोन। अगर मैं यहां से लगाकर उसकी बात करूं, लंबाई चौड़ाई की बात करूं, उसके अगर मैं व्यास की बात करूं तो कितना हो गया इसका, 7.5। कितना हो गया भाई, 7.5 हो गया। देखो ऐसे समझो कि आरबीसी क्या होगी, अपनी एक बस है। आरबीसी क्या होगी, एक बस है, और बस का जो ड्राइवर है वो कौन है, हीमोग्लोबिन। कौन होता है, हीमोग्लोबिन। तो उसके अंदर कौन बैठा होता है, हीमोग्लोबिन। उसके अंदर कौन हो गया भाई, हीमोग्लोबिन। तो ये क्या हो गया, उसके अंदर हीमोग्लोबिन। ये देखो हीमोग्लोबिन। तो बस का जो ड्राइवर हो गया वो कौन हो गया, हीमोग्लोबिन हो गया, हीमोग्लोबिन हो गया, हीमोग्लोबिन हो गया। आरबीसी का जो काम होगा, आरबीसी का जो काम होगा वो काम होगा ऑक्सीजन को अंदर बिठाना, ऑक्सीजन को अंदर बिठाना और शरीर के सभी भागों तक पहुंचाना। अरे भाई सभी सुनो, काम क्या हो गया इसका, हाँ इसका काम हो गया ऑक्सीजन को अंदर बिठाना और सभी जगह पहुंचाना। बताओ उसका आरबीसी का ड्राइवर कौन, हीमोग्लोबिन। कौन होता है ड्राइवर, हीमोग्लोबिन। लेकिन अफसोस की बात ये कि आरबीसी का जो जीवन काल होगा वो जीवन काल बड़ा ही कम होता है। कितना होता है, केवल और केवल कितने महीने, 4 महीने। कितने महीने, 4 महीने। 4 महीने या फिर कितने दिन हो गए, 120 दिन। कितने हो गए, 120 दिन। तो अगर मैं बात करूं इसके जीवन काल की तो इसका जीवन काल कितना होगा, 120 दिन क्या होगा, इसका जीवन काल होगा। बात समझ में आ रही क्या, आरबीसी कितनी जिंदा रहेगी, 120 दिन ही जिंदा रह सकती हैं। तो आरबीसी की बात की, इसका आकार कैसा होगा, द्विअवतलीय आकार होगा। और संख्या में कितनी होगी, 5 to 5.5 होगी। अरे इसकी जो जीवन काल होगा 120 दिन ही वो जिंदा रहेगी, और 120 दिन के बाद में क्या हो जाएगा, 120 दिन के बाद में क्या हो जाएगा, इसका स्वर्गवास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका स्वर्गवास हो जाएगा। और इसका जो स्वर्गवास होगा वो कहां पर जाके होगा, वो होगा प्लिया में। कहां पर होगा, प्लिया के अंदर होगा। प्लिया कहने का मतलब क्या हो गया, स्प्लीन। क्या हो गया, स्प्लीन, या फिर इसको क्या बोलेंगे, तिल्ली। आपने सुना होगा जब हम पाचन तंत्र के अंदर पढ़ते हैं तो हम स्प्लीन के बारे में जिक्र जरूर क्या होगा, स्प्लीन के बारे में। तो स्प्लीन के अंदर क्या होगा, आरबीसी का क्या होगा, यहां पर स्वर्गवास होगा। इसलिए इस प्लिया को या स्प्लीन को क्या बोलेंगे हम, आरबीसी का कब्रिस्तान। क्या बोलेंगे हम इसको, आरबीसी का, आरबीसी का कब्रिस्तान बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, आरबीसी का कब्रिस्तान बोलेंगे। अरे बात समझ में आ रही है क्या, आरबीसी का कब्रिस्तान किसको बोलेंगे हम, प्लिया को बोलेंगे, स्प्लीन को बोलेंगे। बात समझ में आ रही है क्या, हाँ। आकार कैसा है इसका, द्विअवतलीय। हाँ उसके बारे में पॉइंट की बात करेंगे। सबसे पहले क्या हो गया, उसकी जो भी नंबर हो गए वो नंबर कितने हो गए सर, नंबर हो गए 50 से 55 लाख इसके नंबर हो गए। और उसका आकार हो गया द्विअवतलीय हो गया। इसका जो शेप होगी वो कैसी होगी, द्विअवतलीय होगी। और इसकी साइज कितनी होगी, 7.5 माइक्रोन होगी। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके अंदर केंद्रक नहीं है। तो ये कैसी संरचना होगी, केंद्रक रहित संरचना, केंद्रक रहित संरचना होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कैसी होती है, केंद्रक रहित होगी, इसमें केंद्रक नहीं होगा। इसका जीवन काल होगा, वो जीवन काल कितना होगा, 120 दिन। कितना होगा भाई, 120 दिन जीवन काल होगा। हाँ अगर मैं बात करूं हीमोग्लोबिन की बात करूं तो हीमोग्लोबिन कहने का मतलब इसका ड्राइवर। और इसका ड्राइवर किसका बना हुआ, लोहे का बना हुआ। इसका ड्राइवर किसका बना होता है, लोहे का बना होता है। ध्यान देना, आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, परिपक्व आरबीसी में केंद्रक नहीं होता। लेकिन जब आरबीसी कच्ची होती है, इमेच्योर होगी, तब तो वहां पर केंद्रक होता है।
लेकिन मैच्योर परिपक्व आरबीसी के अंदर कभी भी केंद्रक पाया नहीं जाता। ठीक है ना। अगर मैं बात करूं इसके हीमोग्लोबिन की बात करूं, तो जो हीमोग्लोबिन होगा वो हीमोग्लोबिन के कारण ही इस रक्त का रंग कैसा होगा, लाल रंग का होगा। यानी हीमोग्लोबिन कैसा होता है, लाल रंग का होगा। और किसका बना होता है, ये लोहे का बना, किसका बना होता है, ये लोहे का बना होता है। और अगर इसकी कमी हो जाए शरीर के अंदर, अगर इसकी कमी हो जाए तो क्या हो जाता है, एनीमिया हो जाता है। क्या हो जाता है भाई, व्यक्ति को एनीमिया हो जाता है। बात समझ में आ रही है क्या? अरे पढ़ा होगा हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर पढ़ा होगा। वापिस सुने, अगर मैं बात करूं हीमोग्लोबिन की बात करूं, हीमोग्लोबिन, जो भी हीमोग्लोबिन होगा, हीमोग्लोबिन बनाने के लिए क्या चाहिए, लोहा चाहिए। अरे क्योंकि हीमोग्लोबिन बना किसका, लोहे का बना हुआ, तो हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए क्या चाहिए, लोहा चाहिए। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो शरीर के अंदर लोहा नहीं खा रहा है, शरीर के अंदर उसकी कमी होगी, किसकी, लोहे की कमी होगी। अगर लोहे की कमी होगी तो बताओ हीमोग्लोबिन का निर्माण होगा क्या, नहीं होगा। तो शरीर के अंदर कमी किसकी होगी, लोहे की, लोहे की कमी होगी। शरीर में किसकी कमी होगी, लोहे की कमी होगी। तो यहां पर क्या होगा, Hb का निर्माण नहीं होगा। Hb कहने का मतलब क्या हो गया, हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं होगा। हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं होगा तो कमी हो जाएगी किसकी, Hb की कमी हो जाएगी। शरीर में किसकी कमी होगी भाई, Hb की कमी होगी, हीमोग्लोबिन की कमी होगी। और हीमोग्लोबिन की कमी होना कहलाता है खून की कमी। क्या कहलाएगा भाई, खून की कमी हो जाएगी, खून की कमी। और इसको वैज्ञानिक क्या बोलते हैं, एनीमिया। जो डॉक्टर वगैरह होते हैं वो क्या बोलते हैं, इसको एनीमिया बोलते हैं। बातें समझ में आ रही है क्या आप सभी को? बहुत बहुत बढ़िया। और ध्यान देना, रक्त का रंग हीमोग्लोबिन Hb के कारण लाल होता है। ये बात आप सभी को समझ में आ रही होगी। हीमोग्लोबिन के कारण ही खून का रंग कैसा, लाल कलर। कैसा कलर होगा, लाल कलर होगा। हाँ, अब बता दो मास्टर की भावना की शांति के लिए कि बताओ हीमोग्लोबिन का कलर कैसा, लाल कलर। एक बात बता दो, आरबीसी का जीवन काल कितना? सर 120 दिन। तो 120 दिन बाद में इसका क्या हो जाएगा सर, इसका स्वर्गवास हो जाएगा। और स्वर्गवास जाके कहां पर होगा, स्प्लीन के अंदर, पलिया के अंदर। अरे तभी तो स्प्लीन पलिया को क्या बोलेंगे हम, आरबीसी का कब्रिस्तान बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, आरबीसी का कब्रिस्तान बोलेंगे। और क्या आरबीसी के अंदर क्या न्यूक्लियस होगा, क्या क्या केंद्रक होगा क्या? सर कभी नहीं होगा। परिपक्व आरबीसी के अंदर कभी केंद्रक नहीं हो सकता। ये बातें होगी किसके बारे में, आरबीसी के बारे में। जल्दी से सारी चीजों को नोट करेंगे। बता दो सर इसका काम क्या हो गया, कार्य क्या हो गया, किसका कार्य भाई? अरे आरबीसी का कार्य बोलो या हीमोग्लोबिन का कार्य बोलो, एक ही बात है। इसका काम क्या हो गया, O2 का परिवहन करना। किसका परिवहन करना, O2 का परिवहन करना। परिवहन करना कहने का मतलब क्या हो गया, O2 को लाने ले जाने के लिए बस बनी। अरे याद आ रहा होगा, O2 कहने का मतलब ऑक्सीजन को लाने ले जाने के लिए जो बस है उसका नाम क्या हो गया, आरबीसी। नाम क्या हो गया इसका, आरबीसी। तो खत्म बात कहानी किसकी, आरबीसी की। स्टार्ट करते हैं डब्ल्यूबीसी को। डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल्स, और हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, श्वेत रक्त कणिकाएं। क्या बोलेंगे इसको, श्वेत रक्त कणिकाएं, व्हाइट ब्लड सेल। श्वेत रक्त कणिकाएं, व्हाइट ब्लड सेल की सबसे पहले बात करते हैं। तो जो व्हाइट ब्लड सेल होगी उसकी काउंट कितना होगा सर, इसका काउंट कितना होगा, 6000 से 8000। कितना होगा, 6000 से 8000। काउंट कितना हो गया इसका, 6000 से 8000 इसका काउंट हो गया। और अगर मैं इसको खोल के देखूं, डब्ल्यूबीसी एक प्रकार के नहीं होगी, ध्यान देना, डब्ल्यूबीसी एक प्रकार की नहीं होगी। डब्ल्यूबीसी के भी वापस अलग अलग प्रकार होते हैं। जब मैं डब्ल्यूबीसी को खोल के देखूं तो डब्ल्यूबीसी होती है 2 प्रकार की। डब्ल्यूबीसी होती है शरीर के अंदर 2 प्रकार की। ध्यान देना, डब्ल्यूबीसी कहने का मतलब शरीर के फौजी, शरीर की आर्मी, शरीर की सेना। बात समझना, डब्ल्यूबीसी कहने का मतलब शरीर की सेना। और शरीर की सेना होती है, अलग अलग बटालियन होगी। इसकी एक बटालियन अलग, दूसरी बटालियन अलग। एक जो बटालियन होगी वो कैसी होगी, कणिकाणु। कैसी होगी, कणिकाणु। कणिकाणु कहने का मतलब क्या हो गया, ग्रेन्युलोसाइट। कैसी होगी, ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट कहने का मतलब क्या हो गया, उसके ऊपर क्या होते हैं, कण होते हैं। अगर मैं उसको देखूं, अगर मैं उस डब्ल्यूबीसी को देखूं, देखो सुनो, कणिकाणु नाम से पता चल रहा है। अगर मैं इस डब्ल्यूबीसी को देखूं तो मुझे ऐसा लगेगा कि यहां पर क्या बिखरे हुए, ऐसे कण बिखरे हुए। क्या बिखरे हुए, ऐसे उसके अंदर कण बिखरे हुए।
और दूसरी वाली प्रकार की कुछ बटालियन डब्ल्यूबीसी की ऐसी होगी जो कैसी होगी, कणिकाणु, उसके अंदर कण देखने को मिलेंगे। और दूसरी वाली जो बटालियन होगी जिसके अंदर कण देखने को नहीं बोलेंगे, तो इस बटालियन को क्या बोलेंगे हम, अकणिकाणु। क्या बोलेंगे इसको, अकणिकाणु। अकणिकाणु यानी ग्रेनुलोसाइट। क्या बोलेंगे इसको हम, ए ग्रेनुलोसाइट। क्या बोलेंगे इसको हम, ए ग्रेनुलोसाइट बोलेंगे। बातें समझ में आ रही क्या? हाँ। तो डब्ल्यूबीसी के अंदर, डब्ल्यूबीसी कहने का मतलब सर शरीर के सैनिक, शरीर की बटालियन, शरीर के फौजी, शरीर की आर्मी। बातें समझ में आ रही है क्या? हाँ। अब इसमें से कितने प्रकार की डब्ल्यूबीसी, कितने प्रकार की सर, और जो सैनिक होंगे वो सैनिक कितने हैं सर, 6000 से 8000। कितने हैं, 6000 से 8000 होने चाहिए। ध्यान देना, अगर शरीर के अंदर कोई बाहर से कोई आतंकवादी आ गया, आतंकवादी कहने का मतलब शरीर के अंदर कोई वायरस या बैक्टीरिया अगर वो आ गया, तो यहां पर फौजियों के नंबर बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे भाई? माना कि यहां पर क्या हो गया, भारत के अंदर क्या हो गया, भारत के अंदर राजस्थान के अंदर क्या हो गया, आतंकवादी घुस के, तो आतंकवादी घुस के तो क्या हो जाएंगे, वापस फोन, जो फोन करेंगे, फोन करके बुलाएंगे, बड़े बड़े सैनिक बुलाए जाएंगे, बहुत सारे सैनिक बुलाए जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या हो गया, अगर शरीर के अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया तो फौजियों के नंबर बढ़ेंगे, डब्ल्यूबीसी के नंबर बढ़ जाएंगे। अरे बात समझ में आ रही है क्या आपको? हाँ। बटालियन कितने टाइप की, 2 टाइप की, कणिकाणु, अकणिकाणु, यानी ग्रेनुलोसाइट, दूसरी कौन सी होगी, अग्रेनुलोसाइट। जो कणिकाणु होगी वो होती है वापिस 3 टाइप की। कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की। ध्यान देना, ये 3 टाइप की सर कैसे किया डिवाइड, तो यहां पर कुछ इस टाइप की सेल पाई जाती है जिसके अंदर कण होंगे। ध्यान देना, सीधी सी बात है, कण होंगे, क्योंकि है भी कैसी है, कणिकाणु। कैसी है, कणिकाणु यानी ग्रेनुलोसाइट। उसको देखने के लिए एक डाई काम ली, सभी सुनेंगे, सभी ध्यान देना, इनको मुझे देखने के लिए, अब कोई सेल है, सीधी सी बात है, सेल बहुत ज्यादा छोटी होती है, ये तो हमें पता है, कोशिका छोटी होती है, नग्न आंखों से दिखाई नहीं देती। तो उनको देखने के लिए क्या काम लेंगे हम, माइक्रोस्कोप से देखेंगे। माइक्रोस्कोप से भी ऐसे नहीं देखेगी, उसको देखने के लिए हमें डाई का उपयोग करना पड़ेगा। डाई कहने का मतलब अभिरंजन होते हैं, कलर होते हैं, उस कलर का उपयोग करना पड़ेगा। तो मैं इस कलर का उपयोग करूंगा। इस सेल को जिस डाई से मैंने रंगा था वो डाई थी कैसी, अम्लीय। कैसी थी वो, अम्लीय। कैसी थी वो, अम्लीय थी। बात में आ रही है क्या? अम्लीय से ही रंगी जाएगी ये कोशिकाएं, और ये जो कोशिका थी वो रंगी जाएगी किसे, क्षार से। किसे रंगी जाएगी, क्षारीय डाई से। अरे डाई अलग अलग प्रकार की, कोई होगी अम्लीय डाई होती है, कोई होती है क्षारीय डाई, कोई कैसी होती है, उदासीन डाई। और दूसरी वाली जो कोशिका होती है उसको रंगने के लिए उदासीन डाई का काम में लिया गया। उदासीन डाई से ये रंगी जाती हैं, तो डाई के नाम से ही उसको नाम दे दिया। तो कोशिका कितने प्रकार की होगी, एक तो होगी कौन सी वाली, एसिडोफिल। कौन सी होगी, एसिडोफिल। एसिडोफिल यानी क्या हो गया, एसिड यानी क्या हो गया, अम्लीय, तो इसका नाम क्या हो गया, एसिडोफिल। हाँ। दूसरी क्या होगी, अब भाई एसिड है तो दूसरा क्या होगा, बेस होगा, तो नाम क्या हो गया इसका, बेसोफिल। अरे बहुत बढ़िया, रटने की जरूरत नहीं है, एसिडोफिल, बेसोफिल। और दूसरा क्या होगा, उदासीन। उदासीन कहने का मतलब क्या हो गया, न्यूट्रल, तो नाम क्या हो गया इसका, न्यूट्रोफिल। अरे गजब बात, यानी क्या हो गया, एसिडोफिल, बेसोफिल, और कौन सा हो गया, न्यूट्रोफिल। हाँ, कौन सा हो गया, एसिडोफिल। एसिडोफिल बोलूं या फिर इसको क्या बोलूं मैं, इयोसिनोफिल, एक ही बात है, इयोसिनोफिल। इयोसिनोफिल, एसिडोफिल, या फिर इसको क्या बोलेंगे हम, बेसोफिल। क्या बोलेंगे इसको, बेसोफिल बोलेंगे। हाँ, इसको क्या बोलेंगे हम, न्यूट्रोफिल्स। क्या बोलेंगे इसको, न्यूट्रोफिल बोलेंगे। बात समझ में आ रही क्या? हाँ। डब्ल्यूबीसी कितने प्रकार की सर, ये होगी 2 प्रकार की, एक कणिकाणु, दूसरी कौन सी, अकणिकाणु। अरे बड़े ध्यान से समझो, जो कणिकाणु होगी वो रंगने के आधार पर, अगर उसे एसिड से रंगा जाएगा, अगर एसिड डाई से रंगा जाएगा, दैट इज नॉन एज इसिनोफिल। और अगर उसको सर सार से रंगा जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, सार को इंग्लिश में बोलते हैं बेस बोलते हैं, और इससे रंगा जाएगा क्या बोलेंगे जाएंगे इसको, बेसोफिल। और जो न सार से रंगा जाएगा, न बेस और न अम्ल से रंगा जाएगा, तो वो रंगा जाएगा किसे, न्यूट्रल से। क्या बोलेंगे इसको, न्यूट्रोफिल। क्या बोलेंगे इसको, न्यूट्रोफिल बोलेंगे। और जो कणिकाणु होती है वो कणिकाणु होती है सर 2 प्रकार की, एक होती है कौन सी वाली, मोनोसाइट। कौन सी होगी, मोनोसाइट। मोनोसाइट। और दूसरी होती है कौन सी वाली, लिम्फोसाइट। कौन सी होगी, मोनोसाइट, और कौन सी होती है भाई, लिम्फोसाइट। सर जो लिम्फोसाइट होती है वो होती है वापिस 2 टाइप की। कौन सी वाली, एक होती है बी लिम्फोसाइट, और दूसरी कौन सी होती है, टी लिम्फोसाइट। अरे कौन सी होगी, बी लिम्फोसाइट, और दूसरी कौन सी होगी भाई, टी लिम्फोसाइट होगी। बात समझ में आ रही क्या, बी लिम्फोसाइट और कौन सी होगी, टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट,
टी लिम्फोसाइट। छाप दो इसको, जो भी लिखा है। और WBC का काम क्या हो गया? काम तो सबको पता होगा, क्या हो गया? बाहरी रोगाणु को देख लेते हैं एक बार काम। WBC के कार्य, बाहरी रोगाणु, रोगाणु कहने का मतलब जो रोग फैलाते, बाहरी रोगाणु का नष्ट करना। बाहरी रोगाणु को क्या करना? नष्ट करना, भक्षण करने का काम करेंगे। जो न्यूट्रोफिल होगी उसको क्या बोलेंगे हम? भक्षण कोशिका बोलेंगे, न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल को क्या बोलेंगे हम? भक्षक कोशिका बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? भक्षक कोशिका बोलेंगे। बात समझ में आ रही है क्या? हाँ, स्टार्ट करते हैं किसको? बिंबाणु को। बिंबाणु कहने का मतलब इसको क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? प्लेटलेट। क्या बोला जाएगा इसको? प्लेटलेट्स बोला जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं इसके काउंट की। तो काउंट कितना होगा सर इसका? 1.5 से कितना होगा? 3.5 लाख। कितना होगा? 1.5 से 3.5 लाख होगा। हाँ, और इसका कार्य क्या हो गया? इसका कार्य हो गया रक्त का थक्का जमाना। काम क्या हो गया इसका? रक्त का थक्का जमाना। रक्त का थक्का जमाना यानी ब्लड क्लोट करना। रक्त का थक्का कैसे होता है सर? ये हो गया, क्या होगी? ब्लड वेसल्स होगी। ब्लड वेसल्स यानी रक्त की पाइप, रक्त की वाहिनी। और रक्त वाहिनी के अंदर क्या हो गया? रक्त वाहिनी के अंदर क्या हो गया? ब्लड बह रहा था। रक्त वाहिनी के अंदर यहां पर क्या हुआ? ब्लड बह रहा था। इसके अंदर ब्लड बह रहा था। अचानक क्या हो गया? यहां से कट लगा तो ब्लड यहां से क्या हो गया? बहने लगा, बाहर बहने लगा। कुछ समय बाद देखते हैं तो यहां पर थक्का जम जाता है, एक कारी लग जाती है। वो कारी कहलाता है रक्त का थक्का। क्या कहलाएगा वो? रक्त का थक्का। और रक्त का थक्का किसकी वजह से लगा? वो बिंबाणु की वजह से। किसकी वजह से लगा? बिंबाणु की वजह से लगा। बातें समझ में आ रही है क्या? तो क्या बोलेंगे इसको? इसका कार्य क्या हो गया? रक्त का थक्का जमाना। अब वापिस एक बात सुनना कि जो कोशिका होती है, जो सेल होती है, कौन कौन सी? आरबीसी। एक एक पॉइंट हमारा पीछे रह चुका है। कौन कौन सी? आरबीसी। कौन सी वाली? आरबीसी। और दूसरी कौन सी? WBC। और कौन सी होगी? बिंबाणु, प्लेटलेट्स। इसके दूसरे नाम भी आपको याद रखने बहुत जरूरी है। इसको मैं आरबीसी बोलूं या फिर इसको क्या बोलूं मैं? इरिथ्रोसाइट। क्या बोलूंगा मैं इसको? इरिथ्रोसाइट बोलूं। बात ध्यान देना, आरबीसी या फिर क्या हो गया? इरिथ्रोसाइट हो गया। WBC या फिर इसको क्या बोलेंगे हम? ल्यूकोसाइट। क्या बोलेंगे इसको? ल्यूकोसाइट। हाँ, WBC को क्या बोल सकता हूं? ल्यूकोसाइट। आरबीसी को क्या बोल सकते हैं अपन? इरिथ्रोसाइट बोल सकते हैं। और बिंबाणु को क्या बोल सकते हैं? बिंबाणु को बोल सकते हैं हम, बिंबाणु को क्या बोल सकते हैं? बिंबाणु को बोल सकते हैं हम थ्रोम्बोसाइट। क्या बोल सकते हैं हम? थ्रोम्बोसाइट। क्या बोल सकते हैं भाई? थ्रोम्बोसाइट बोल सकते हैं। बातें समझ में आ गई क्या? हाँ, अब देखते हैं ऑल ओवर रक्त के कार्य, ब्लड का काम क्या हो गया भाई? ब्लड का कार्य, रक्त का कार्य। रक्त का कार्य, ब्लड का काम क्या हो गया? अब ब्लड का काम क्या हो गया? हमने इतना सारा काम देख लिया, अब रक्त का काम क्या हो गया भाई? ठीक है ना? तो सीधी सी बात होगी, मेन रक्त का जो काम हो गया वो क्या हो गया? गैसों का परिवहन करना। गैसों का परिवहन करना, परिवहन करना, परिवहन करना यानी क्या हो गया? ट्रांसपोर्टेशन करना, गैस को लाना ले जाना का काम करेगा। हाँ, और ब्लड के अंदर क्या होते हैं? हार्मोन होंगे, तो इसका काम क्या हो गया? हार्मोन का परिवहन करना। किसका परिवहन करना? हार्मोन का परिवहन करना। और क्या हो गया? जो पोषक तत्व होंगे, पोषक तत्व, पोषक तत्व कौन कौन से? ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड, इन सब का भी परिवहन करने का ये काम करता है। ठीक है ना? तो क्या हो गया? पोषक तत्वों का परिवहन करना, पोषक तत्वों का परिवहन करना। पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? तो पोषक तत्व कौन सा हो गया भाई? ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज हो गया, अमीनो अम्ल हो गया, और कौन सा हो गया? वसीय अम्ल हो गया। ठीक है ना? ये काम हो गया इसका।
और भी दुनिया भर के काम है, जैसे कि हो गया रक्त का थक्का जमाने वाला जो कारक होंगे, उस कारक को लाने ले जाने का काम हो गया। आयनों का मतलब रेगुलेशन करना, और जो इंपॉर्टेंट काम हो गया वो क्या हो गया, शरीर का तापमान नियंत्रण करना। शरीर का तापमान शरीर का यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो क्या करना, बैलेंस रखना, रेगुलेट करना। बात में आ रही क्या, और काम क्या करना इसका, शरीर में आयनों का संतुलन बनाना। शरीर में आयनों का संतुलन बनाना, आयनों का संतुलन रखना। अरबी बात समझ में आ रही क्या, जो आयंस होते हैं यानी शरीर का जो बफर सिस्टम है वो बैलेंस बनाने का काम रखेंगे, और शरीर की जो पीएच होते हैं उसको भी नियंत्रण रखने का काम करता है कौन, हमारा ब्लड। तो गैसों का परिवहन हो गया, गैसें कौन कौन सी होगी, O2 होगी, O2 और CO2, हमें पता है O2 और CO2 आदान प्रदान होती रहती है, ठीक है ना। उसका परिवहन कौन करेगा, ये करेंगे, यानी ब्लड करेगा। हार्मोन का परिवहन करेगा, हार्मोन यहाँ पर ही होते हैं और वो ब्लड के द्वारा ही क्या होगा, इधर उधर वो शरीर के अंदर पूरी जगह पर परिवहन होते रहते हैं, स्थानांतरित ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं। पोषक तत्वों का परिवहन करना, पोषक तत्व जो हमने खाना खाया था उस खाने को कोशिकाओं तक पहुंचाने का भी काम कौन करेगा, यही करेगा। बात समझ में आ रही है क्या। हाँ, पोषक तत्व कौन कौन से, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ये हो गया। शरीर का तापमान नियंत्रण करना, बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करने का भी काम कौन करेगा, ब्लड करेगा, ठीक है। और शरीर में आयनों का संतुलन बनाना, बॉडी के अंदर जो मिनरल्स, न्यूट्रिएंट और क्या बोलेंगे इसको, आयंस वगैरह हो गए, उस आयनों का संतुलन करने का, यानी शरीर का जो पीएच सिस्टम होगा उस पीएच को बैलेंस रखने का काम कौन करेगा, रक्त करेगा। बात समझ में आ चुकी होगी आप सभी को, रक्त अच्छे से आपको याद हो चुका होगा, समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करें हम किसके बारे में, RH कारक के बारे में, यानी रक्त समूह के बारे में। समझना सभी, रक्त समूह क्या होता है। रक्त समूह कहने का मतलब क्या हो गया, जो हमारी आरबीसी होगी उस आरबीसी की सरफेस के ऊपर, आरबीसी की सतह के ऊपर कुछ एंटीजन पाए जाते हैं, प्रतिजन पाए जाते हैं। उस प्रतिजन के आधार पर रक्त समूह को दो भाग के अंदर बांटते हैं। ध्यान देना, वैसे रक्त समूह बहुत सारे प्रकार के होते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट जो रक्त समूह है वो कौन कौन से हैं। एक तो है कौन सा वाला, एबीओ सिस्टम। कौन सा वाला है, एबीओ सिस्टम, यानी एबीओ रक्त समूह, एबीओ रक्त समूह, एबीओ रक्त समूह। और दूसरा वाला कौन सा है, RH रक्त समूह। कौन सा है भाई, RH रक्त समूह। रक्त समूह की बात करेंगे तो रक्त समूह किसके द्वारा दिया गया था, रक्त समूह दिया गया था किसके द्वारा, कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा, लैंडस्टीनर। रक्त समूह की खोज किसने की, कॉल लैंडस्टीनर ने। किसने की भाई, वापस सुनेंगे सभी, किसने की, कॉल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की। रक्त समूह कौन कौन से, सर रक्त समूह कौन सा हो गया, एक तो हो गया एबीओ सिस्टम, दूसरा कौन सा हो गया, RH सिस्टम। बात समझ में आ रही क्या। अब स्टार्ट करते सबसे पहले कौन सा वाला, एबीओ सिस्टम, यानी ए, बी और ओ रक्त समूह क्या होगा, तो हो गया भाई सबसे पहला वाला कौन सा वाला, एबीओ सिस्टम, एबीओ रक्त समूह। एबीओ रक्त समूह की बात करेंगे। एबीओ रक्त समूह क्या होगा, तो जो हमारी आरबीसी होगी, आरबीसी की सतह के ऊपर, आरबीसी की सतह के ऊपर एंटीजन पाया जाता है। ध्यान देना, एंटीजन कहां पर पाए जाते हैं, आरबीसी की सतह के ऊपर पाए जाते हैं। ध्यान देना, आरबीसी की सतह के ऊपर एक तो पाया जाता है रक्त समूह, मतलब एंटीजन कौन सा, ए, या फिर कौन सा पाया जाता है, बी, या फिर कौन सा पाया जाता है, AB। और उसके अलावा कौन से एंटीजन पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं RH एंटीजन। कौन से पाए जाते हैं भाई, RH एंटीजन पाए जाते हैं। बात समझना, यानी रक्त आरबीसी की सतह के ऊपर, आरबीसी देखिए अभी हमने लाल रक्त कणिका है, लाल रक्त कणिकाओं की सतह के ऊपर एंटीजन पाए जाते हैं, प्रतिजन पाए जाते हैं। वो प्रतिजन कौन कौन सा, AB और O, ठीक है ना, उस टाइप के प्रतिजन पाए जाते हैं। उसके अलावा जो प्रतिजन पाए जाते हैं वो कौन से पाए जाते हैं, RH प्रतिजन पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो गया, एबीओ सिस्टम को देखते हैं। सबसे पहले एबीओ सिस्टम को देखते हैं, एबीओ सिस्टम किस प्रकार का होगा। तो बात समझना, कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी हमने आरबीसी देखी, ये है पर्सन 1, आदमी है 1 नंबर, और जिसका हमने देखा आरबीसी, और आरबीसी के ऊपर यहां पर एंटीजन देखा हमने, एंटीजन देखा। अगर वो एंटीजन है A,
एंटीजन कहने का मतलब प्रतिजन। अरे भाई क्या है यहाँ पर, प्रतिजन है ए। हाँ, तो बात करेंगे यहाँ पर प्रतिजन कौन सा हो गया इसके अंदर, प्रतिजन हो गया ए। प्रतिजन ए है, ध्यान देना, ए प्रतिजन है तो वो सबके खिलाफ क्या बना देगा, एंटीबॉडी बनाता है। ध्यान देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये बात। अगर एंटीजन ए है, अगर प्रतिजन ए है, वो क्या बनाएगा, प्रतिरक्षी बनाएगा, सीधी सी बात है। अब प्रतिरक्षी खुद के खिलाफ तो नहीं बनाएगा, वो किसके खिलाफ बनाएगा, दूसरे के खिलाफ बनाएगा। अब दूसरे के खिलाफ क्या बनाएगा, वो प्रतिरक्षी बनाएगा। प्रतिरक्षी किसके खिलाफ बनाएगा, वो बी के खिलाफ। किसके खिलाफ बनाएगा, बी के खिलाफ। अरे ऐसे समझो, ए अगर प्रतिजन है, अब बात आती है प्रतिजन किसका बना हुआ, अरे सबको पता होगा प्रतिजन किसका बना होता है सर, ये पॉलीसेकेराइड का बना होता है, प्रोटीन के बने हो सकते हैं। और उसने क्या बनाया, अगर एंटीजन शरीर में ए है, एंटीजन कौन सा शरीर में ए, तो शरीर के अंदर प्रतिरक्षी यानी जो जहर बनेगा, वो जहर किसके खिलाफ बनेगा, बी के खिलाफ। प्रतिजन ए जहर बनेगा किसके खिलाफ बनेगा, बी के खिलाफ। बी उसके अंदर नहीं आ सकता, ध्यान देना, बी अंदर नहीं आ सकता क्योंकि उसके अंदर क्या बन रखा है, जहर बन रखा है। किसके खिलाफ बन रखा है, बी के खिलाफ। प्रतिजन अगर ए है तो प्रतिरक्षी कौन सी बनती है, बी बनती है। कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे यहां पर, अगर प्रतिजन ए है तो प्रतिरक्षी भी कौन सी बनती है, ए। ऐसा नहीं होगा, प्रतिजन अगर ए है तो प्रतिरक्षी बनती है कौन सी वाली, बी बनती है। एक यहां पर ऐसा बच्चा जिसका यहां पर आरबीसी और उसकी आरबीसी की सरफेस के ऊपर प्रतिजन कौन सा है, बी है। प्रतिजन कौन सा है, बी। तो यहां पर बात करेंगे प्रतिजन कौन सा हो गया यहां पर, बी। तो बताओ अब प्रतिरक्षी किसके खिलाफ बनेगी, ए के खिलाफ। बहुत बढ़िया, किसके खिलाफ बनेगी, अब वो ए के खिलाफ। तो यहां पर जो प्रतिरक्षी बनी वो कौन सी बनी, ए प्रतिरक्षी, ए के खिलाफ प्रतिरक्षी बनी। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है क्या, किसके खिलाफ बनी, ए के खिलाफ बनी। यहां पर ए कोई ऐसा बच्चा जिसके आरबीसी की सरफेस के ऊपर ए भी मौजूद है और बी भी मौजूद है, बताओ प्रतिजन कौन सा वाला। प्रतिजन हो गया ए और कौन सा हो गया, बी। अगर प्रतिजन ए और बी दोनों मौजूद हैं, अब बताओ किसके खिलाफ प्रतिरक्षी बनाएंगे हम। अब हम प्रतिरक्षी नहीं बना सकते, ए बी के खिलाफ बनाएगा तो यहां पर ब्लड खत्म हो जाएगा, अगर बी ए के खिलाफ बनाएगा तो भी ब्लड यहां पर खत्म हो जाएगा, आदमी की मृत्यु हो जाएगी। तो यहां पर शरीर ने डिसाइड किया, ए को बोला तू भी मेरे खिलाफ नहीं बनाएगा, बी को बोला कि, बी ने बोला कि मैं भी तेरे खिलाफ नहीं बनाऊंगा। तो कहने का मतलब ए और बी अगर दोनों प्रतिजन मौजूद हैं तो वहां पर प्रतिरक्षी नहीं बनेगी। अरे बात समझ में आ रही क्या, प्रतिरक्षी एंटीबॉडी नहीं बनती है। अगर मैं बात करूं एक ऐसा बच्चा जिसके ऊपर प्रतिजन है भी नहीं, प्रतिजन यहां पर क्या है, ओ है भी नहीं, मतलब क्या हो गया, जीरो हो गया, केवल वहां पर कुछ प्रोटीन पाया जाएगा, ठीक है ना। और वहां पर प्रतिजन कौन सा, प्रतिजन यहां पर नहीं है। अब जो प्रतिरक्षी बनेगी, प्रतिजन नहीं है कहने का मतलब इसको मान सकते हैं हम ओ प्रतिजन है, जो प्रतिरक्षी बनेगी वो सबके खिलाफ बनेगी। अब ध्यान देना, प्रतिरक्षी सबके खिलाफ बनेगी, ए के खिलाफ भी बनेगी। ओ बोलता है ना, मेरे सामने कोई मत आना, मैं सबके खिलाफ जहर बना रहा हूं। ए को भी बोला तू भी मेरे से दूर रहना, बी को बोला तू भी मेरे से दूर रहना, ए बी को बोला तू भी मेरे से दूर रहना। ध्यान देना, कोई मेरे पास में नहीं आना चाहिए, मैंने सबके खिलाफ क्या बना रखा है, जहर बना रखा है। और ए बी ने बोला मैं किसी के खिलाफ जहर नहीं बनाती हूं। अरे बात समझ में आ रही है क्या आप सभी को, बहुत ही आसान। तो जब हम ब्लड डोनेट करने के लिए जाते हैं, तो ये सारी चीजें मिलान करना बहुत ही आवश्यक है। इसको बोलते हैं हम ब्लड ग्रुप बोलते हैं, एबीओ सिस्टम बोलते हैं। हाँ, अब बात आते हैं मुद्दे पे, तो बात करते हैं हम ब्लड ग्रुप की। तो ब्लड ग्रुप कितने होते हैं भाई साहब, ब्लड ग्रुप होते हैं सर, एबी ग्रुप होते हैं, वो कितने टाइप के होते हैं, 4 प्रकार का। यानी रक्त समूह कितने प्रकार का हो गया, 4 प्रकार का। कौन कौन सा हो गया सर, एक तो हो गया कौन सा वाला, ए प्रकार का, यानी रक्त समूह। अगर मैं बात करूं रक्त समूह, रक्त समूह की बात करूं यहां पर, तो रक्त समूह कौन सा हो गया सर, रक्त समूह ए हो गया। रक्त समूह अगर मैं बात करूं एंटीजन की बात करूं, अगर आरबीसी की सरफेस के ऊपर जो प्रतिजन मौजूद है, एंटीजन मौजूद है, अगर ए, सभी सुनेंगे, एंटीजन मौजूद है अगर कौन सा वाला, ए। ध्यान देना, प्रतिजन कौन सा है, ए। बताओ रक्त समूह कौन सा होगा, रक्त समूह कौन सा होगा। अगर ए मौजूद है, सीधी सी बात है, ए मौजूद है, रक्त समूह कौन सा अपना, ए, खत्म बात। अगर एंटीजन, वापिस सुनो भाई, अगर एंटीजन ए है, रक्त समूह कौन सा, ए,
तो रक्त समूह कौन सा हो गया सर? रक्त समूह हो गया ए हो गया। तो बताओ इसके अंदर प्रतिरक्षी किसके खिलाफ बनेगी? तो प्रतिरक्षी किसके खिलाफ बनेगी? बहुत बढ़िया सर, बी के खिलाफ प्रतिरक्षी बनेगी। बात समझ में आ रही क्या? किसके खिलाफ बनी सर? बी के खिलाफ प्रतिरक्षी बनी। हाँ, अब ये क्या ब्लड दे सकता है क्या? ब्लड का आदान प्रदान, और इसके साथ साथ में एलील बना देते हैं, एलील बना दिए और रक्ताधान की बात करते हैं। अब बात समझना, सभी आराम आराम से समझेंगे। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी आरबीसी के ऊपर सरफेस के, आरबीसी की सतह के ऊपर एंटीजन है ए, उसका रक्त समूह कौन सा? ए। खत्म बात। अरे एंटीजन को तो देखते ही हमने क्या बताया कि उसका रक्त समूह कौन सा होगा। तो रक्त समूह देखने के लिए हम क्या देखते हैं? उसका एंटीजन देखते हैं। एंटीजन है अगर ए, रक्त समूह कौन सा हो गया? ए। और ए किसके खिलाफ बनाएगा? बी के खिलाफ। बी तू मेरे से दूर रहना। ए की और बी की तो बिल्कुल नहीं बनती, ए तू मेरे से दूर रहना। यानी प्रतिरक्षी किसके खिलाफ बनी? ए के खिलाफ। अब जो ए वाला जो ब्लड ग्रुप है उसका अगर मैं एलील बनाऊं, एलील कहने का मतलब अपने अनुवांशिकता के अंदर पढ़ते हैं, एलील जो रक्त समूह का निर्धारण करते हैं, जो रक्त समूह का निर्धारण करते हैं वो एलील बनते हैं इसके आई ए। कौन सा बनेगा? आई ए। अब बताओ, अब बताना सभी बताना कि अगर इसके अंदर एंटीजन है ए और प्रतिरक्षी बनी हुई बी के खिलाफ, तो बताओ ए जो ब्लड ग्रुप होगा वो किसको रक्त दे सकता है? क्या बी को दे सकता है क्या बी को दे सकता है क्या? नहीं सर, बिल्कुल नहीं देगा। अगर बात सुनो, ये हो गया ए और ये हो गया बी, इसके अंदर बी के खिलाफ जहर बना हुआ, अगर इस ब्लड को इसमें डाल दिया जाएगा तो उसके खिलाफ तो जहर बना हुआ है, उसका दिमाग खराब हो जाएगा। और उसने बोला कि तू मेरे खिलाफ जहर बनाएगा तो मैं भी कम नहीं हूं, ध्यान देना, मैं भी तेरे खिलाफ जहर बनाऊंगी। क्या दोनों आपस में आदान प्रदान कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। अरे बात समझ में आ रही है क्या? तो ये एक दूसरे को ब्लड आपस में नहीं दे सकते। खैर उसकी बात हम बाद में करेंगे। हाँ, अब बात करते हैं, अगर ब्लड ग्रुप है, अगर एंटीजन है कौन सा वाला? बी। एंटीजन कौन सा? बी। आरबीसी की सतह के ऊपर एंटीजन कौन सा? बी। बताओ रक्त समूह कौन सा? सर सीधी सी बात है, इसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं। रक्त समूह कौन सा? बी। सर प्रतिरक्षी बनेगी ए के खिलाफ, जहर बनेगा ए के खिलाफ। ए ने बोला था मैं तेरे खिलाफ जहर बनाऊंगी, बी ने भी बोल दिया मैं भी तेरे खिलाफ जहर बना दूंगी, मुझे तेरी नहीं पड़ी, तुझे भी मेरी नहीं पड़ी। बात समझ में आ रही क्या? अलील कौन सा बनेगा? सर अलील बनेगा आई बी। खत्म बात। रक्ताधान की बात करेंगे, क्या ये ए को ब्लड दे सकता है क्या? अरे यार इन दोनों की आपस में बिल्कुल ही नहीं बनती, ये क्या दे सकता है क्या? नहीं दे सकता। ओके, खत्म बात। हाँ, अगर कोई ऐसी आरबीसी जिसके ऊपर ध्यान देना, एंटीजन ए भी है बी भी है, एंटीजन ए भी है बी भी है, तो बताओ ब्लड ग्रुप कौन सा भाई? सर रक्त समूह होगा, वो कौन सा होगा? हमारा ए बी रक्त समूह होगा। अरे बात समझ में आ रही है? रक्त समूह कौन सा होगा? सर ए बी होगा। अब बताओ प्रतिरक्षी किसके खिलाफ बनाएगी क्या? अरे भाई अगर घर के अंदर दोनों को एक कमरे में अगर डाल दिया जाए, ए को और बी को, अगर दोनों आपस में वो अगर जहर बनाएंगे एक दूसरे के खिलाफ, क्या वो जिंदा रह पाएंगे क्या? नहीं रह पाएंगे। तो ए ने और बी ने क्या कर लिया? यहां पर समझौता कर लिया। क्या कर लिया भाई? समझौता कर लिया। न तू मेरे खिलाफ बनाएगा, मैं तेरे खिलाफ बनाऊंगा। यानी काम करते हम प्रतिरक्षी बनाते ही नहीं है। अरे बात समझो, क्या बोला उसने? हम प्रतिरक्षी बनाते नहीं है। ए ने अगर बना दी बी के खिलाफ लोचा हो जाएगा, बी ने अगर ए के खिलाफ बना दी तो भी लोचा हो जाएगा, सभी सुनेंगे। तो यहां पर प्रतिरक्षी भाई होती नहीं है, ध्यान देना, प्रतिरक्षी होती नहीं है। और इसके जो अलील बनेगा वो क्या बनेगा? आई ए, और दूसरा कौन सा बना? आई बी। खत्म बात। क्या बना? आई ए आई बी बना। तीसरा वाला जिसके रक्त समूह कौन सा, एंटीजन कौन सा होगा? ओ। कौन सा होगा? एंटीजन ओ। तो बताओ रक्त समूह कौन सा होगा? ओ प्रकार का होगा। कौन सा होगा? ओ प्रकार का होगा। ये प्रतिरक्षी बनाएगा सबके खिलाफ। ये किसके खिलाफ बनाएगा? सबके खिलाफ बनाएगा। ध्यान देना, सबके खिलाफ बनाएगा, ठीक है ना? किसके खिलाफ बने उसने? ए के खिलाफ, बी के खिलाफ, और किसके खिलाफ? ए बी। सबके खिलाफ, ठीक है ना? क्या बना दी उसने? प्रतिरक्षी बना दी। बात समझ में आ गई क्या सबको? क्या बना दी उसने?
प्रतिरक्षी बना दी, एंटीबॉडी बना दी। अलील क्या बनेगा इसके, IO या फिर क्या बनेगा आई, या फिर क्या बनेगा आई बनेगा। बात समझ में आ गई क्या? चलो ठीक है, ये हो गया अपना ब्लड ग्रुप हो गया। अब बात करेंगे कौन किसको दे सकता है, कौन किससे रक्त ले सकता है। ध्यान देना, कौन किसे ब्लड दे सकता है, कौन किसे रक्त ले सकता है। अब इतनी बात करेंगे इसके अंदर, तो ध्यान देना सभी। इसके अंदर क्या हुआ, रक्त समूह की बात की हमने, कौन किसे ब्लड दे सकता है, कौन किसे ले सकता है। एक सीधी सी ट्रिक याद रखनी है आपको, बाकी कोई झंझट करने की जरूरत नहीं है। क्या हो गया, आपको बस इतना याद रखना है, O को मिलना है किसे, AB से। O को मिलना है किसे, AB से। O को तो मिलना है, AB से मिलना है, चाहे बीच में कौन आ जाए, उसका अंकल आ जाए, फिर या फिर कौन आ जाए, उसका बाप आ जाए, कोई भी आ जाए। O को मिलना है AB से, खत्म बात, सारा हो जाएगा इससे। यानी मतलब क्या हुआ इसका, O जो ब्लड ग्रुप है वो रक्त दे सकता है किसको, AB को दे सकता है। O ब्लड ग्रुप रक्त दे सकता है किसको, AB को दे सकता है। सबने O के खिलाफ प्रतिरक्षी बना रखी थी, सबने O के खिलाफ प्रतिरक्षी बना दी थी, लेकिन O ने किसी के खिलाफ प्रतिरक्षी नहीं बनाई। यानी O ब्लड ग्रुप दे सकता है किसको, AB को। देखो ये एरो दिखा रहा है यहां पर, किसको दे सकता है, AB को दे सकता है। O दे सकता है किसको, A को भी दे सकता है। O दे सकता है किसको, B को भी दे सकता है। बात समझ में आ गई क्या? कहने का मतलब O सबको रक्त दे सकता है। O ने किसको दिया, AB को दिया। O ने किसको दिया, A को भी दिया। O ने किसको दिया, B को भी दिया। हाँ, अब देखना, ये जो A होगा वो किसको देगा, AB को। A किसको दे सकता है, AB को दे सकता है, क्योंकि इस AB के अंदर किसी भी प्रकार की प्रतिरक्षी मौजूद नहीं थी। याद करो, A के अंदर किसी भी प्रकार की प्रतिरक्षी मौजूद नहीं थी। A का ब्लड ग्रुप AB के अंदर डाल दो, कोई लोचे वाली बात नहीं है। और B का ब्लड किस में डाल दो, तो B का ब्लड ग्रुप अगर AB में डाल दो तो भी कोई लोचे वाली बात नहीं है। लेकिन जो AB जो ब्लड ग्रुप है, जो AB ब्लड ग्रुप है, वो हम A के अंदर नहीं डाल सकते। तो कहने का मतलब क्या हो गया, सीधा बस इतना ध्यान रखेंगे, O को मिलना है AB से, O को मिलना है AB से, चाहे उसके बीच में उसका अंकल आ जाए, फिर उसका बाप आ जाए, कोई भी डरने वाली बात नहीं है। और ध्यान देना, A को तो देगा, सीधी सी बात है। B को दे सकता है, AB को दे सकता है, O को दे सकता है। लेकिन सबने मिलकर किसको दिया, AB को दिया। सबने मिलकर किसको रक्त दिया, AB को दिया। यानी AB कैसा होगा, सर्वग्राही। कैसा होगा, सर्वग्राही होगा। क्या AB ने किसी को रक्त दिया क्या, नहीं। AB सबसे ले सकता है, दे किसी को नहीं सकता। हाँ, सबको किसने दिया, तो किसने दिया, O ने। तो इसको क्या बोलेंगे, O को क्या बोलेंगे हम, सर्वदाता बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम इसको, सर्वदाता बोलेंगे। अरे बात समझ में आ गई होगी आपको। AB को क्या बोलेंगे हम, यूनिवर्सल रिसीवर बोलेंगे। और O को क्या बोलेंगे हम, यूनिवर्सल डोनर बोलेंगे। अरे सारी बकवास समझ में आए ना आए, ये बात समझ में आनी चाहिए। कौन किसे ब्लड दे सकता है, कौन किसे ब्लड ले सकता है। अगर किसी भी टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाए, क्या A AB को दे सकता है क्या, जल्दी से ऐसे आपको एक चार्ट बनाना है। A AB को बिल्कुल दे सकता है, O दे सकता है क्या, बिल्कुल दे सकता है। O तो सर्वदाता होता है, सभी को दे सकता है। क्या AB A को दे सकती है क्या, कभी नहीं। क्या AB B को दे सकता है क्या, कभी नहीं दे सकता। बात समझ में आ रही क्या? तो ध्यान देना, ये तो हो गया ब्लड ग्रुप, उसके साथ साथ एक RH फैक्टर होगा, उसको भी तो बैलेंस करना, उसको भी मिलान करना पड़ेगा। अगर ध्यान देना ब्लड ग्रुप है A, और A के अंदर चेक किया जाता है, RH को भी चेक किया जाता है। अगर RH अगर पाया जाता है, ध्यान देना, अगर RH कारक पाया जाता है, यानी RH पॉजिटिव होता है, तो ब्लड कौन सा हो गया अपना, A पॉजिटिव। कौन सा हो गया, A पॉजिटिव। अगर A ब्लड ग्रुप है किसी का, उसके अलावा एक और कारक चेक किया जाता है, कौन सा वाला, RH कारक। कौन सा किया जाता है, RH कारक। अगर RH कारक यहां पर नहीं होता तो ब्लड ग्रुप कौन सा हो गया, A नेगेटिव। तो कहने का मतलब, रक्तदान करने से पहले, रक्तदान करने से पहले ब्लड ग्रुप तो मिलान किया जाता ही है, साथ साथ में RH फैक्टर भी मिलाना बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्या होता है RH फैक्टर, उसको पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। जब तक देखते रहिए, सुनते रहिए, समझते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो को देखने के लिए।